हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी की 2020 तक की क्वेश्चन देखे हैं। और आज जो हम लोग यूपीपीएससी प्रीलिम की 2021 की पार्ट 1 देखेंगे, इसमें हम लोग 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करेंगे। देन पार्ट 2 में 51 टू 100 एंड पार्ट 3 में 101 टू 150 करेंगे। इसकी आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF पे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, द मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट। मुगल एम्पायर जो था मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ये बिल्कुल सही है। द विटेलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंडेंट ऑन इट्स मिलिट्री पावर। जिसकी जितनी ज़्यादा मिलिट्री पावर होगी उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होंगे, उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम होगा उसका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो ये पूरी मिलिट्री पावर पे डिपेंड करता है कौन कितना ज़्यादा मजबूत है। तो बिल्कुल ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का आपको जो एसेसन है उसी का रीजन है, तो दोनों एक दूसरे का एक्सप्लानेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लानेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड, ठीक है, इज नॉट लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। कौन सी आइलैंड है जो कि कैरेबियन सी में नहीं है? तो इसमें अगर आप बात करो, एक जो ये है आपको मेदियरा है ना, मदीरा। मदीरा जो है दिस इन अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो ये जो है सो अटलांटिक ओशियन में है। बाकी जितनी भी है, मोंटसेराट है, एंगुएला है, ग्रेनाडा है, ये सारी जो हैं आपको कैरेबियन सी में है। और भी बहुत सारी है। सो आंसर इज मदीरा। नाउ यू कैन सी दैट कि दिस इज इन अटलांटिक ओशियन। और ये जो है आपको बाकी जो आप जितनी भी चीज़ें आपने देखी, बाकी जितनी भी आपने देखी हैं, चाहे वो ग्रेनाडा हो, तो चाहे ग्रेनाडा हो, चाहे वो आप मोंटसेराट हो, चाहे वो एंगुइला हो, ये सारी जो है सो आपको इसमें आपको दिस इज द कैरेबियन सी और इसमें सारी सारी है, ठीक है। सो ये देख लीजिए, एंगुइला है और ये मोंटसेराट है और ये ग्रेनाडा है। तो ये सारी जो है सो कैरेबियन सी में है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स। कौन निकालता है? तो पहले आप ये जानिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होती क्या है। सो जो इट्स अ जस्ट अ प्राइस ऑफ गुड्स एट अ होलसेल स्टेज, है ना। जो बल्क में सेल की जाती है तो होलसेल में जितना प्राइस होगा गुड्स का वो होगा। तो इट इज हेल्प टू मेजर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये आपको निकाला जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द प्राइसेज ऑफ गुड्स एट अ होलसेल स्टेज, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ये एक्सप्लानेशन है। अगला क्वेश्चन है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इंडिया में है, वो नोडल डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन। वो किसके अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ये चीज़ें आपको बता दी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर जो एनडीएमए की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इसकी चेयरमैन कौन है? सो द चेयरमैन इज, अब ये होम मिनिस्टर आपको दे करके कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा वो द प्राइम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर के अंदर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन आती है ना। बट उसके अंदर जो एक एनडीएमए है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। सो देखिए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ये आया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ये बनाई गई थी, है ना, एनडीएमए। क्लियर? और इनको जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, जो गाइडलाइंस होती है डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड, जो प्लान होती है, तो वो सारी ये आपको बनाती है। क्लियर? ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है सो 2021-22 के बजट में इन्होंने अनाउंस किया था कि हम स्टूडेंट को टैबलेट देंगे। किस योजना के अंतर्गत इन्होंने अनाउंस किया था? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है एक चलाती है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। सो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है उनके लिए जो स्टूडेंट आईएएस, आईपीएस, आईएएस, पीसीएस जितनी भी होंगी और जेई, नीट वगैरह की जो तैयारी करते हैं, उनको ये क्या करते हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं। तो इसके जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए इन्होंने बात किया था कि हम लोग जो है सो 10 लाख यूथ को अभ्युदय योजना के अंतर्गत फ्री में
टैबलेट देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री। सो कोको प्रोड्यूसर कंट्री कौन इसमें नहीं है, तो कोको प्रोड्यूसर कंट्री इसमें कौन कौन नहीं है। सो आपके ऑप्शन में क्या है, लातविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, तो ये सारी हैं। सो ग्लोबल कोको अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो अगर मैं आपको एक दिखाता हूँ तो इसमें लातविया नहीं है, बट कैमरून जो है, आइवरी कोस्ट है, घाना है, ये सारी जो है सो कोको प्रोड्यूसर कंट्री है। अगर आप इसमें देखो कि अगर 2021, 22, 23 की अगर आप कंट्री के वाइज देखो तो ये सब कौन कौन सी कंट्री है, सो देख लो आप लोग। घाना आपकी ऑप्शंस में थी, है ना, घाना, तो घाना कोको प्रोडक्शन कंट्री है, इवन बहुत ज़्यादा है। देन कोटे डिवायर जो है वो भी हैं आपके, तो इसके बाद आपको कैमरून है, ये भी है। तो ये जो टॉप 3 हैं, टॉप 3 आप मान लो टॉप 4 में आती हैं, सो ये हैं। इक्वाडोर भी है इसमें, नाइजीरिया है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो टॉप की अगर बात करें तो आपको ये कोटे डिवायर है, एंड घाना है, इक्वाडोर है और कैमरून है। तो आपके ये सारे हो गए हैं। लतविया करके इसमें कहीं पे नाम नहीं है टॉप प्रोड्यूसर में। मेजर कोको प्रोड्यूसर का पूछ रहे हैं ना, तो मेजर कोको प्रोड्यूसर में ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द कंटिजेंसी फंड, कौन सी आर्टिकल में कंटिजेंसी फंड के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट आपके पार्ट 12 है ना, पार्ट 12 में आपको ये 264 आर्टिकल से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे अगर आप बात करें तो 265 आर्टिकल क्या है, 264 आर्टिकल तो जस्ट इंटरप्रिटेशन के बारे में लिखा हुआ है। देन 265 की बात करें, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो ये बात कर रहे हैं। आर्टिकल 266 के बारे बात करती है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे, एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। और 267 जो है आपको कंटिजेंसी फंड्स के बारे में बात करता है। 268 जो है सो ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है कि ड्यूटीज लेफ्ट बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, ड्यूटी जो यूनियन लगाता है और स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो ये आपको कॉन्सोलिडेटेड फंड याद रखें और ये कंटिजेंसी आप इतना याद रखें। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021 थी, उसका क्या आपको जो है सो थीम थी। तो जो वर्ल्ड यूथ 2021 की हम बात नहीं करते हैं, जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे है जो आपको 15 जुलाई को मनाया जाता है, हर साल 15 जुलाई को मनाई जाती है ये यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा, और 2014 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या है कि आपको जो ये 2023 की जो है 2023 की है, इसकी जो थीम है वो थी स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। ठीक है, तो ये सारी जो हैं ये आपको हो जाएगी। इस समय इसका आंसर ये था, बट दिस इज द आंसर। ओके, अगला ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ सेकेंड वेव जो कोविड-19 की आई थी, ठीक है ना, तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने एक क्या किया था, नाइट्रोजन जनरेटर से को कन्वर्ट कर दिया था ऑक्सीजन जनरेटर में। ऑक्सीजन की कमी थी तो नाइट्रोजन जनरेटर को कन्वर्ट कर दिया था ऑक्सीजन जनरेटर में। तो आईआईटी बम्बे ने एक क्रिएटिव सॉल्यूशन लाया था, और उसमें क्या किया था कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन जो नाइट्रोजन यूनिट को पीएसए नाइट्रोजन यूनिट को आपको कन्वर्ट कर दिया था ऑक्सीजन यूनिट में। दैट्स जस्ट ये करंट अफेयर्स की उस समय की न्यूज़ थी, बट आप ये थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन में मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विंटर रेनफॉल किस कारण से होती है। सो नॉर्थ वेस्टर्न विंटर रेनफॉल कैसे होती है, तो ये होती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ये मैं आपको अगर डायग्राम दिखाऊं तो दिस इज द, यहाँ पे आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। और वेस्टर्न जो होता है, जस्ट वेस्टर्न इसमें क्या होता है, वेस्टर्न इज द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ऑरिजिनेटेड विथ रिगार्ड टू इंडिया, है ना, जिधर से जनरेट होता है, तो डायरेक्शन जो होगा वो वेस्टर्न हो गया। और डिस्टर्बेंस जो होता है कि बिकॉज द एयर विद इन द लो प्रेशर सिस्टम टेंड्स टू बी अनस्टेबल, ये जो अनस्टेबल एयर होता है, डिस्टर्ब्ड एयर होता है, जिसलिए इसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस। सो दिस इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाई एश पॉल्यूशन जो है सो किस कारण से होती है। तो फ्लाई एश पॉल्यूशन जो होती है, जो फ्लाई एश पहले होती क्या है, अगर आपको ये भी पता होगा तो आपका काम चल जाएगा। दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ
बाय प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग कोल, कोल के जरने से, कोयला के जरने से कहाँ पे, इन थर्मल पावर प्लांट में कोल के जनरेशन से फ्लाई ऐश बनती है। तो ये आप पॉल्यूशन जो होती है आपको थर्मल पावर प्लांट से होती है। इसके अलावा अगर इसको फ्लाई ऐश इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये कंबस्शन चैम्बर से एग्जॉस्ट गैस तक ट्रांसपोर्ट होती है ना। और जो एग्जॉस्ट गैस से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या बैक फिल्टर्स होती है वहाँ पे जाकर ये कलेक्टेड होती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे Al2O3 होती है, SiO2 होता है, Fe2O3 होता है, CaO होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसके लिए था, ठीक है। तो ये योजना किसके लिए था, तो ये आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद हिस्टोरिकल टूरिज्म टूर जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। उसमें क्या था कि 12,000 रुपये वो देगी हर पर्सन को घूमने के लिए, है ना, टूरिज्म के लिए, हिस्टोरिकल टूरिज्म के लिए, कि रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करने के लिए। नाउ ये जो है सो ये थे लेबर के लिए, तो जो लेबर थे उनके लिए था, है ना। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि एल्डर लोगों को दिया होगा, बट ये लेबर्स को दिया गया था। बट किस लेबर को दिया गया था, वो लेबर जो उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट वेलफेयर बोर्ड में जो रजिस्टर्ड है लेबर, उनको 12,000 रुपये की सहायता रिलीजियस प्लेसेस पे जाने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर, कौन चीज़ें हैं जो कि आपको सनलाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपको रिफ्लेक्ट करती है वो लैंड कवर्ड विद द फ्रेश स्नो, तो बर्फ़ जो होता है ना, वो ज़्यादा करता है, 50 to 90% को जो है सो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। ग्रास जो है सो 5 से 25% करती है, वाटर 5 से 80% तक करती है, डार्क रूफ जो है सो 10 से 15%, सैंडी बीच जो अगर बात करें तो आपको 20 से 40% करते हैं। तो ये सारी आपको डिटेल दी हुई है। तो स्नो जो है सो 50 to 90% करती है, तो 90% वाले में एक यही है, सबसे ज़्यादा स्नो का ही है। तो ये पूरी डिटेल दी हुई है कि ग्रास कितना है, एसफाल्ट कितना करती है, सैंडी बीच कितना, डार्क पूछ वेट प्लॉड फील्ड जो होती है वो कितना करती है, पैडी क्रॉप हो गई, फॉरेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स बनाई गई थी, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी कंट्री में कि वे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है और जो स्किल इकोसिस्टम को बढ़ाना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 लोकेशन फिक्स किया था। वन इज़ द महाराष्ट्र, वन इज़ द गुजरात में अहमदाबाद, महाराष्ट्र में मुंबई, 3 स्टेट में मुंबई, ये अहमदाबाद, और इसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो अभी जो उस समय में एट दैट टाइम सबसे पहले जो बनी थी वो बनी थी कानपुर में, है ना। ये तीनों जगह पे है बट सबसे पहला जो बना था वो कानपुर, गवर्नमेंट ने प्लान किया था 3 जगह ओपन करने का, बट कानपुर में सबसे पहले हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द विनर ऑफ द विमेन सिंगल टाइटल एट, सो दे आर आस्किंग अबाउट द विमेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, उसमें कौन जीता था, ये जीता था बारबोरा क्रेजिस्कोवा। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कौन जीता था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कौन जीता था, बट किस कंट्री का था। तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दैट्स द आंसर इज चेक गणराज्य। बट अभी अगर आप बात करें तो जो फ्रेंच की बात कर रही है ना, फ्रेंच विमेन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन टेनिस, तो फ्रेंच ओपन टेनिस में जो मेन सिंगल हुई थी 2023 की बात है, तो 2023 में नोवाक जीता है, और नोवाक कहाँ का है, सर्बिया का, और रनर में रहे थे कैस्पर। और विमेन सिंगल में अगर बात करें तो ईगा स्वियाटेक जीती थी, जो कि ये पॉलिस की थी, है ना। मेंस डबल में ये जो इवाना एंड ऑस्टिन जीता था, विमेंस डबल में हिसे और वांग जीते थे, मिक्स डबल में म्यू काटो एंड टिम पुट जीते थे। तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी आप ये 2023 की है तो करेंट अफेयर्स में है, तो आपको इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन सेट फॉर द फंडामेंटल राइट, किसने कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है अ प्लेज टू आवर पीपल एंड ए पैक्ट विद द सिविलाइज वर्ल्ड, किसने कहा था कि ये हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है, प्लेज है, तथा जो सिविलाइज वर्ल्ड है, सभ्य विश्व के साथ किया गया ये समझौता है। तो ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने भी नहीं कहा था, इट्स अ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है प्लेज टू आवर पीपल एंड पैक्ट फॉर द सिविलाइज वर्ल्ड है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है।
अगला क्वेश्चन है कि राइबोफ्लेविन जो है, तो विटामिन की नहीं पूछा है, इसने साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन दे दिया है कि जो राइबोफ्लेविन है इसकी कमी से कौन सी रोग होती है। कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो जो ये आपको चेलोसिस है, चेलोसिस जो होता है वो आप लोग हमेशा हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं कि जीभ खराब हो गई, स्वेलिंग हो जाती है, दाने दाने तरह हो जाती है लिप्स पे, है ना। तो वो लिप्स पे जो हो जाती है वो होती है चेलोसिस। तो इसको अब आप अगर आपको ये पता है तो राइबोफ्लोविन जो है, राइबोफ्लोविन जो है विटामिन B2 का नाम होता है। तो आपको ये पता होगा, हम लोग बीकोसुल खाते हैं इसके लिए, अगर ये हो जाती है तो इसकी कमी से हमारी जो डिजीज होती है वो होती है चाइलोसिस। ठीक है, लिप्स पे वो हो जाती है थोड़े से फोड़े टाइप की, है ना। इसके बाद जो आपको बात करें कि इसमें बाकी जो है स्कर्वी आपको पता है विटामिन C से होता है, बेरी वेरी विटामिन B से होती है जो कि, तो अब इसमें सबका नाम आप याद रख सकते हो, जैसे कि आप विटामिन A का केमिकल नेम रेटिनॉल है, विटामिन B1 का थायमीन है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 का नायसिन है ना। ऐसे आप कुछ कुछ याद रख सकते हो। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड है, B9 का फॉलिक एसिड है, विटामिन D का एर्गो कैल्सीफेरॉल है, चोले कैल्सीफेरॉल है, विटामिन E का टोकोफेरॉल है, विटामिन K का फाइलोक्विनोन है। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसमें आपको प्लेग्रास विटामिन B3 से होती है, बेरी वेरी B1 से होती है, और B2 से आपको चेलियोसिस होती है। तो ये आप याद रखेंगे। C से स्कर्वी है, D से रिकेट्स है, नाइट ब्लाइंडनेस A से है। तो ये सारी आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें ब्लीडिंग वाली है, हेमोफीलिया है विटामिन K से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हरप्पन सिविलाइजेशन। मांडी कहाँ पे है, तो ये पूछ रहा है कि मांडी किस जगह पे है, दिस इज द हरप्पन सिविलाइजेशन साइट। तो ये मांडी है कहाँ पे, तो मांडी जो है सो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में मांडी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी साइट है मांडी के अलावा, आपको मैंने बताया है पहले भी, पहले की क्लास में। हुलास है, सोथी है, देन सनौली है, देन बड़ा गाँव है, और आलमगीरपुर है। तो ये सारी भी आप याद रखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो। कौन ऐसा है जो मॉस्किटो से नहीं फैलती है, तो मॉस्किटो से नहीं फैलती है अगर आप बात करें, डेंगू मॉस्किटो से होती है आपको पता है, और जो फाइलेरिया है, मलेरिया है, ये सब मॉस्किटो से होती है। सो निद्रा रोग जो स्लीपिंग सिकनेस है वो आपको नहीं होती है, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस जो है वो प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ से, है ना। उसका नाम है ट्रैपनसोमा, ये नाम है इसका, ट्रैपनसोमा ब्रूशी और रोडेसिंस, गैम्बियंस और रोडियंस। तो ये है, इतना आप याद रखिए कि प्रोटोजोआ से होती है। ये बाकी सब जितने भी हैं वो मच्छर के काटने से होती है। मच्छर के काटने से मलेरिया, फाइलेसिस, डेंगू, ठीक है ना, येलो फीवर, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सारी जो होती है ये आपको आपको मच्छर के काटने से होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 2011 की सेंसस के आधार पे इनमें से कौन सी स्टेट की सबसे लोएस्ट डेंसिटी थी, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी। तो अगर हम बात करें कि जो अगर हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेट में बात करें तो बिहार है, जिसकी 1102 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है ना, बिहार में तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है। नाउ अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, 17 पर्सन पर स्क्वायर, एक स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 17 पर्सन है। तो अरुणाचल प्रदेश की सेंसस 2011 के अनुसार से लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि ये बाटुलिज्म क्या है। सो बाटुलिज्म जो है वो एक सीरियस कंडीशन है जो टॉक्सिन से होता है, मतलब ये टॉक्सिन से होता है। ठीक है, सो दिस इज द कॉज्ड बाय द टॉक्सिन, जो बॉडी के नर्वस सिस्टम को आपको अफेक्ट करती है और उसके कारण आपको जान भी जा सकती है। एक बैक्टीरिया होती है, उसका बैक्टीरिया का नाम है आपको कोलोस्ट्रीडियम, है ना। तो ये जो है सो ये एक तरह की टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है और उससे आपका हो जाता है। नाउ ये टॉक्सिन ये आता कैसे है, या आप में कैसे ये बैक्टीरिया जाती कैसी है, ये आपको खाना में कंटेमिनेशन हो या वाउंड में हो, घाव वाव जो हो जाती है आपकी, है ना, तो उसके कंटेमिनेशन से, ठीक है, वो फैलती है। तो अब देख लो इसमें कौन सा आंसर होगा, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है, फूड बॉर्न, तो ये आपको ये भोज्य पदार्थ से होने वाला, ठीक है, सो इंटॉक्सिकेशन है ना कि इन्फेक्शन है। ठीक है, तो
तो ये आपको एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूसेस द, तो वोटिंग एज को 21 साल से 18 साल, कौन से, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। तो इसमें आपको 4 अमेंडमेंट एक्ट दिया हुआ है, 66, 62 और 61 और 63। अब क्या है कि 61 अमेंडमेंट जो हुई थी वो हुई थी 1988 में, और 1988 में जो ये हुई थी उसमें 21 वर्ष से लेकर 21 से 18 रिड्यूस किया था वोटिंग एज को। तो आंसर तो ये हो गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 62nd अमेंडमेंट किस लिए हुआ था, 63rd किस लिए और 66th किस लिए। तो 62nd जो अमेंडमेंट हुआ था वो 62nd हुआ था जो सीटों की रिजर्वेशन होती है ना 1989 में आई थी ये। और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो, और एंग्लो इंडियन पहले होती थी, अब तो है नहीं। तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीटें होती थी उसको 10 साल तक बढ़ाया गया था। दैट्स मीन 26 जनवरी 2000 ईस्वी, तो ये पुरानी है, ठीक है ना। ये 10 साल तक इसको जो रिजर्वेशन है उसको बरकरार रखा जाए। इसके बाद 63rd अगर अमेंडमेंट की बात करें तो वो पंजाब में इमरजेंसी वगैरह थी, है ना, तो उसके रिगार्डिंग था, नॉट इम्पोर्टेंट। 66th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें कुछ लैंड रिफॉर्म्स थे, 55 लैंड रिफॉर्म्स थे जिनको 9th शेड्यूल में डालना था, है ना। 9th शेड्यूल आपको पता है कि जो आर्टिकल हमारी 31B है, 31B में है कि इसमें जो भी जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल में जो भी रहेगा, जो भी चीज़ों जो भी मैटर को रखा जाएगा वो इम्यूनिटी है, उनको लीगल चैलेंज उस पर नहीं किया जा सकता, ऑन द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता है। तो वो है 31B, उसके तहत 9th शेड्यूल है। और 9th शेड्यूल में कुछ चीज़ों को ऐड करने के लिए ये 66 जो लैंड रिफॉर्म्स थे उसको ऐड करने के लिए इसमें लाया गया था, ठीक है। तो ये सारी हो गई, आंसर आपकी सी हो गई, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी के लिए, ठीक है, उसके संदर्भ में कौन सा सही है। तो पहला क्या है कि रेडियो एक्टिविटी के न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, तो ये तो पता ही है कि अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस एनर्जी लूज करता है बाय द रेडिएशन, सो रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, तो दैट्स अ वेरी गुड, बट मतलब सही है। इसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हाइड्रोजन बम इज द प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पे है कि नाभिकीय संलयन पे है। तो 2 बम है ना, आप आज ही याद रख लो, वन इज द हाइड्रोजन बम और एक जो है वो एटम बम है। सो एटम बम जो होते हैं वो होते हैं फ्यूजन पे, है ना, फ्यूजन विखंडन, है ना। और जो हाइड्रोजन बम है वो होता है संलयन पे, दैट्स मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम और नाभिकीय विखंडन पे एटॉमिक बम, ये आपको याद रखनी है। और फ्यूजन और फ्यूजन में तो आपको संलयन मतलब 2 न्यूक्लियस मिल रहा है ना, दैट्स अ, ठीक है। और ये विखंडन जो ये जो आपको फ्यूजन हो गया जहाँ पे 2 मिल रहा है, और जो विखंडन होगा फ्यूजन उसमें क्या होगा कि एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है, एक लार्ज एटम जो है वो छोटे छोटे 2 में बढ़ जाएगा। तो आंसर 1 ओनली इज द राइट आंसर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि एनटीपीसी की यूनिट है सिंगरौली में, उसके अनुसार से उसके संदर्भ में कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट और इट इज एनटीपीसी ओल्डेस्ट यूनिट। तो पहले तो ये गलत हो गया कि छत्तीसगढ़ में है, दिस इज इन द उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। और एनटीपीसी सिंगरौली जो पावर प्लांट है वो पहला पावर प्लांट है एनटीपीसी का जो 1977 में बना था। और ये जो कोल लेती थी, ये कोल कहाँ कहाँ से लेती थी वो आप याद रखिए, ये कोल लेती थी जयंत एंड बीना माइन। अब ये जयंत और बीना माइंस जो है वो मध्य प्रदेश की है ना। और जो वाटर लेते थे वो वाटर लेते थे रिहांद से, रिहांद रिजर्वियर है ना, रिहांद रिवर है, जो कि रिहांद एक रिवर है जहाँ से वाटर लेते थे रिजर्वियर से। और रिहांद रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है किसकी, आपको सोन नदी की, सोन रिवर की ट्राइब्यूटरी है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमोस्फेयर में जो डिफ्यूजन लाइट की डिफ्यूजन होती है, प्रसार होती है, उस किस कारण से होती है। तो डिफ्यूजन ऑफ लाइट जो होता है वो डस्ट पार्टिकल से होती है। सो ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल डिफ्यूजन ऑफ लाइट्स हैपन, है ना। डिफ्यूजन मतलब जस्ट अ फ्लक्चुएशन ऑफ एनीथिंग, जैसे मान लीजिए कि जो हायर कंसंट्रेशन है किसी चीज, कोई लाइट आ रही है वो किसी पर्टिकुलर पे पड़ के उसको बिखर जाता है, सो दैट्स अ
डिफ्यूजन, है ना। तो ये डस्ट पार्टिकल हो गया, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन कमेटी द इंटर स्टेट काउंसिल जो इंडिया में सेट की गई थी वो किसके रिकमेंडेशन पे। देखो ये सारी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन हो, कोठारी हो, राजमन्नार हो या पंची कमीशन हो। अब इसकी ईस्वी भी आपको याद रखना है। तो जैसे पंची कमीशन की अगर बात करें तो ये 2007 में बनाई गई थी पंची कमीशन, ठीक है। और ये जो है सो सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में ही बना था। तो दिस इज द सेंटर स्टेट रिलेशन पे ही ये कमेटी बनी थी। राजमन्नार कमेटी जो थी, राजमन्नार कमेटी 1969 में बनाई गई थी। सो 1969 में कमेटी बना गई। कभी कभी क्रोनोलॉजी भी पूछ देता है तो आपको ये याद रखना है। और राजमन्नार कमेटी जो है ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन को बारे में स्टडी करने की है। बट किसने बोला था कि इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप करना है वो पूछ रहा है। कोठारी कमीशन जो है सो 1964 में बैठी थी, बट दिस इज इन एजुकेशन पे बनी, एजुकेशन के लिए था, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन का नहीं था। सो दिस इज द एजुकेशन के लिए था, तो ये तो होगा ही नहीं। और सरकारिया कमीशन बनी थी 1988 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो सरकारिया था इसमें भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में था। और इन्होंने कहा था कि देयर शुड बी अ इंटर स्टेट परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, है ना। आर्टिकल 263 में आपको ये बात की गई हुई है इंटर स्टेट काउंसिल की। और अकॉर्डिंग आर्टिकल 263 के तहत एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए सेंटर स्टेट के रिलेशन में। कोई भी अगर बात होगी तो उसको रख करके उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये कहा था सरकारिया कमीशन ने, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखो विटामिन पे इससे पहले भी क्वेश्चन इसमें पूछा था और विटामिन से क्वेश्चन पूछता है तो विटामिन के हर तरह के क्वेश्चन आप करके जाओगे। सो विटामिन ए का सोर्स कौन है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है। तो विटामिन ए, देखो जितनी भी सिट्रिक होगी ना, जितनी भी लेमन हो गई, ऑरेंज हो गई, ये सारी जो है ना विटामिन सी का है। सिट्रस फ्रूट जितने भी होंगी वो विटामिन सी का सोर्स है। तो अगर आप करेक्टली मैच पूछेंगे तो विटामिन ए होगा, क्योंकि विटामिन ए ऑरेंज से नहीं है, ऑरेंज भी सी में आ जाएगा। विटामिन ए के लिए आपको जैसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा सकते हो, है ना। और तो ये है आपको, ठीक है। वैसे हर में कुछ ना कुछ होता ही है। हर जितने भी आपकी विटामिन हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते ही है। विटामिन डी आपको मिल्क से भी होती है, सेरेल्स हैं, एग है, लीवर है, ये सब मशरूम है, फिश है। तो ये कॉड लिवर ऑयल भी इसमें होगा। एंड विटामिन B6 जो है सो राइस ब्रान से होगा। तो ये ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ पीस। अब देखो स्टैच्यू ऑफ पीस की जो क्वेश्चन है तो उस समय जो है सो स्टैच्यू ऑफ पीस न्यूज में था। और स्टैच्यू ऑफ पीस उस समय जो गुजरात में था, गुजरात में बना हुआ था, सॉरी राजस्थान में बना हुआ था। सो राजस्थान में था। लेकिन 2022 में क्या हुआ है, तो 2000 पहले इसकी तो बात कर लेते हैं। 2020 में राजस्थान में जैन 151वां जो है सो बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में जैनाचार्य थे श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर। सो श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के की मूर्ति बनाई गई थी। और 151वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 151st बर्थ एनिवर्सरी में, तो राजस्थान में, तो इसलिए न्यूज में था। तो ये क्वेश्चन पूछा था। बट 2022 में एक स्टैच्यू ऑफ पीस और बनाई गई है। सो वो जो स्टैच्यू ऑफ पीस बनाई गई है वो श्रीनगर में बनाई गई है। और ये भी न्यूज में था, श्रीनगर में बनाया था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है सो उसको किए थे। दैट्स जो मूर्ति है वो किसकी है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। तो ये भी स्टैच्यू ऑफ पीस है, ठीक है ना। तो आपको अभी राजस्थान याद रखना है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि पीएम वानी। ये क्वेश्चन को यूपीपीसीएस ने हटा दिया था। एंड बिकॉज ये पीएम वानी नहीं है, हिंदी में तो ठीक है प्रधानमंत्री वानी, पीएम वानी है ना। सो वाईफाई के लिए है ना। सो दिस इज द पीएम वानी स्कीम। पीएम वानी स्कीम जो है सो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम था। इसमें पूरी कंट्री में वाईफाई एक्सेस को बढ़ाना था। और इन्होंने प्लान किया था कि देयर सम मस्ट बी अ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट पूरी कंट्री में होनी चाहिए। कुछ पब्लिक डाटा ऑफिसेज हो जहाँ से वो वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह काम करे। सो वाईफाई पब्लिक प्लेसेस पे हो, इसके लिए था। तो ये बिल्कुल सही है। बट ये चूंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए इस क्वेश्चन को हटाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये इको मार्क है। जैसे आपने ISI मार्क देखा होगा, तो इको मार्क जो है वो किसके रिलेटेड है। सो देखो जैसे एग मार्क होता है वैसे तरह इको मार्क है। तो पहले तो ये मार्क देती कौन है, कौन इशू करती है। सो दैट्स अ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये एगो मार्क हो गया, ये जो है सो इको मार्क हो गई, सारी हो गई ना। इसे नाम से ही क्लियर है कि इट इज इशूड टू द प्रोडक्ट
ये उन प्रोडक्ट को मिलता है जो जिसकी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होगा। सो इको मार्क है, इट्स ए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो कि एनवायरनमेंट के लिए सही हो, जो सेफ गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो आपको पहले तो फंडामेंटल ड्यूटी सारी पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या याद रखेंगे? 4A, पार्ट 4A। देन फिर क्या याद रखेंगे? आर्टिकल 51A में दिया हुआ है। और इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसमें जो है तो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पो बिल्कुल है, टू डेवलप द टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी है, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स बिल्कुल ये भी है। तो आपको क्या नहीं है? टू वोट इन जनरल इलेक्शन, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये होगा। बाकी और भी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल नेशनल आइडियाज, टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, टू डिफेंड द कंट्री वेन एवर नीड, है ना, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पो, यही पूछा था ना, है ना, टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन। सो ये जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है नोबल पीस प्राइज। तो नोबल भी देख रहे हो कि पूछा है और पूछते हैं। सो नोबल, ये दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि 2020 में किसको था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। आज के समय में जो नोबल पीस प्राइज 2023 में मिला है, वो फिजिक्स में किसको मिला है, लिटरेचर में किसको मिला है, पीस में किसको मिला है? सो इट्स अ नारगेस मोहम्मदी जो है ईरान के, उनको मिला है। दे आर ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वीमेन इन, वीमेन के खिलाफ जो ऑपरेशन हैं वहाँ पे, है ना, उसके लिए है, वीमेन के राइट के लिए, है ना, उसके फ्रीडम के लिए लड़े हैं, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। किसको? नारगेस मोहम्मदी, ईरान। फिर आपको लिटरेचर में जॉन ओलाव याद रख सकते हैं, जो नॉर्वे के हैं, है ना। इन्होंने जो बुक लिखी है इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोजेज विच गिव्स वॉइस टू द अनसेबल, जो लोग नहीं बोलते हैं उनके लिए, है ना, ठीक है, नॉर्वेन वाले। देन फिर ये पिर्रे एन्ने आप याद रख सकते हैं, फेरेंक, इनको मिला था नोबेल प्राइज। और किस चीज़ के लिए मिला था वो भी आपको याद रखना है ना, इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स की स्टडी के लिए मिला है। देन आपको नोबेल केमिस्ट्री में माउंगी हो गया, लुइस हो गया, एलेक्सी हो गया, क्वांटम डॉट्स के डिस्कवरी के लिए मिला है। फिर मेडिसिन में अगर बात करो तो कैटालिन है, ड्रीव है, इनको कोविड-19 की mRNA वैक्सीन के लिए, है ना, डेवलपमेंट के लिए मिला है। फिर आपको इकोनॉमिक में आपके क्लॉडिया है ना, गोल्डिन है यूएस की, उनको विमेंस लेबर मार्केट आउटकम निकालने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मिला था। तो ये आपको सारी याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कुछ रूलर दिए हुए हैं, कुछ स्टेट दिए हुए हैं, और दे आर आस्किंग कि भैया इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द राणा हमीर। तो राणा हमीर 14वीं सेंचुरी में, है ना, मेवाड़ के एक रूलर होते थे, जो मेवाड़ अभी राजस्थान में पड़ता है। और ये पहले रूलर थे जिन्होंने अपने टाइटल राणा से लिखा था, ठीक है। तो राणा से लिखा था, विपो अपने नाम के पहले नाम राणा लगाते थे। ये चौहान डायनेस्टी के होते थे, तो बिल्कुल ये पहला सही है मेवाड़ से। इसके बाद है राणा चुंडा। तो राणा चुंडा जो है सो एक जो सिसोदिया रूलर होते थे, है ना, सिसोदिया रूलर। तो सिसोदिया रूलर जो होते थे, सिसोदिया रूलर क्या नाम था उसका? लखा, महाराणा लखा। तो महाराणा लखा का जो आपको ये सन थे राणा चुंडा, और इसको भीष्म ऑफ मारवाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें मलिक राजा फारूकी, सो मलिक राजा फारूकी जो है, ठीक है, सो मलिक राजा फारूकी की अगर बात करें तो ये खानदेश के हैं, बिल्कुल सही है। और ये फारूकी डायनेस्टी बनाए थे, और इसको मलिक राजा भी बोलते थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है, खानदेश बोलते हैं, है ना, खानदेश सल्तनत का। देन एक क्वेश्चन है, एक है कि मलिक सरवर ख्वाजा जहां, मलिक सरवर ख्वाजा जहां। तो ये जो थे, ये जो है सो 1394 से लेकर 1399 तक रूल किए थे। और ये फिरोज शाह तुगलक जो थे, उनके जो वहाँ पे जो है सो उनके ही अंदर में थे। एंड ही फाउंडेड द जौनपुर, है ना, जौनपुर फाइंड किया। तो दिस इज नॉट अ मालवा, इट्स अ जौनपुर। तो ये आप जौनपुर सल्तनत 1394 में इन्होंने फाउंड किया था। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर आपको समझ गए, गलत पूछ रहा है तो ये होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द क्लॉक इज टिकिंग। ये जो थीम है किसके हैं, है ना, ये क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये आपको याद रखनी है।
जैसे इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी, कि इंटरनेशनल वीमेंस डे की, कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की, कि मलेरिया डे की। तो अब आपको ना सारे की डे तो पता होनी चाहिए। तो अब 2023 में क्या थीम थी हम लोग देख लेंगे। तो अगर आप बात करें तो ये उस समय का आंसर है, तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे था। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें आप याद रखो। जो टीबी डे मनाई कब जाती है? 24 मार्च को। और इस बार जो थीम थी वो यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। और इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है, अगर वो 8 मार्च को मनाई जाती है, और उसकी थीम थी डीजी ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। वर्ल्ड मलेरिया डे है, 25 अप्रैल को मनाई जाती है, और 2023 में इसकी थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इंप्लीमेंट। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाई जाती है, और इसका थीम था इस साल योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, फॉर ऑल, है ना। याद रखेंगे सारी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी रेजिम। अब इसमें पूछा है, तो आपको ना सब पता होना चाहिए कि 100 में क्या था, 101 में, 2 में, अभी तक जितनी भी अमेंडमेंट हुई है वो सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 100 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 100 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें था कि जो बाउंड्री जो है सो एक्सचेंज किया था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री को चेंज किया था थोड़ा सा। 101 में आपको जीएसटी की बात थी। 102 जो था, 102 में आपको क्या आया था? 338 भी और 342 जो ये ओबीसी के लिए, है ना, ओबीसी वाले था। देन 103 में कौन सा था? ईडब्ल्यूएस के लिए था, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के था। देन 104 में क्या था? कि एंग्लो इंडियन वाली हटा दी गई थी, है ना। रिजर्वेशन एससी एसटी को, रिजर्व एससी एसटी को हटाए थे। अभी हम लोग 63rd पढ़े थे, है ना, 62nd 63rd। तो एससी एसटी को रिजर्वेशन बढ़ा दिए हैं स्टेट असेंबली में, है ना। तो 10 साल के लिए और बढ़ाई गई है। और एंग्लो इंडियन की जो रिजर्व सीट थी उसको हटा दी गई है। तो ये 104 में हो गया, ठीक है। देन 105वां में क्या हुआ भाई? 105वां में क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को टू रिस्टोर द पावर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिटी ओबीसी दैट आर सोशल, ओबीसी को वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये जो 105वां में ये चीज़ें कर दी थी कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है चेंज, है ना। देन 106 जो था 106, दैट्स मीन्स आप याद रखो कि ओबीसी से रिलेटेड ही है, और 1 रिजर्वेशन से रिलेटेड। और 106 जो था वो क्या है कि 1/3 सीट लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, इन सब में आपको रिजर्वेशन की, विमेन की रिजर्वेशन की बात की गई हुई है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। तो जीएसटी कौन सा है? 101st। आप सारी याद रखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है, इसमें 15 साल के लिए दिया है इनिशियली, है ना। अगला क्वेश्चन है कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, ये एंथोनी ब्लिंकेन है, वो 2 दिन के लिए इंडिया में विजिट किया था। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं कि एंथोनी ब्लिंकेन हैड विजिटेड 2 दिन के लिए, कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर थे, तो दैट्स सिंपल सा आप ये समझ के रखो कि इन सारे टाइप के क्वेश्चन के लिए तो आप जितनी भी विजिट्स होती है उसके थोड़े बहुत याद रख सकते हो, है ना। लास्ट में, हाल फिलहाल में ये उस समय यूएसए का था, नॉट रेलिवेंट इसको ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करने का। एक क्वेश्चन है कि इसमें कुछ एक्ट है उसको क्रोनोलॉजी में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है ना, यूपीएससी में पूछते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जैसे क्वेश्चन है कि जैसे शारदा एक्ट है, नेहरू रिपोर्ट है, साइमन कमीशन कब बना था, ठीक है, कब इंडिया में आया था वो नहीं, कब बना था, डांडी मार्च। तो अभी चाइल्ड मैरिज एक्ट जो था वो शारदा, हरबिलास शारदा के इस पे बना था, तो इसलिए इसका नाम शारदा एक्ट पड़ा था। इन्होंने कोशिश की थी कि गर्ल्स की जो 14 साल की में शादी हो, 18 साल में बॉयज़ की शादी हो, तो इसके लिए इसको शारदा एक्ट बोलते थे उनके नाम पर, किनके नाम पे? हरबिलास शारदा, तो इसलिए शारदा एक्ट। बट वैसे ये था द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में आया था। तो राइट 1929 में आया था। नेहरू रिपोर्ट आपको पता है 1928 में आई थी, और डोमिनियन स्टेट्स इंडिया को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में मिले इसके लिए। और साइमन कमीशन जो बनाई गई थी, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1990 थी, तो उसमें था कि हर 20 साल पे हम इसको रिव्यू करेंगे। तो 20 साल पे रिव्यू करना था, तो नवंबर 1927 में जो साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। देन डांडी मार्च जो है सो डांडी मार्च 12 मार्च से आपको 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। तो ये अगर आप इसको देखेंगे, सो द थर्ड वन इज द सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन 1927। देन आपको नेहरू रिपोर्ट 29 और शारदा एक्ट देन फिर 29 एंड डांडी मार्च 1930, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम
किस कारण से होता है? सो पहले तो इसका ब्लू बेबी सिंड्रोम है, इसका नाम क्या है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो आपको नाइट्रेट के कारण होता है ना? जो वाटर कॉन्टेमिनेटेड होते हैं नाइट्रेट से, उसके कारण होता है। और जो इसको बोलते हैं इन्फेंट मेथेमोग्लोबिनेमिया है ना? इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम को ये भी बोलते हैं इन्फेंट मेथेमोग्लोबिनेमिया। लिख दूं मैं? चलो, इन्फेंट, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना मेठी ओके हीमोग्लोबिन है ना? मेट हीमोग्लोबिन है ना? सो मेट हीमोग्लोबिन, इन्फेंट मेट हीमोग्लोबिन भी इसको बोलते हैं, नेम है इसका। तो ये किस चीज़ की कमी से होता है? तो जो वाटर होती है जो कंटेमिनेटेड विद द नाइट्रेट्स, उसके कारण होता है। और इसमें ब्लू बेबी, ब्लू क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्या होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन जो है सो ब्लू हो जाती है। ठीक है, क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, कुछ एसर्शंस दिए हुए हैं और रीजन दिए हुए हैं। द गवर्नमेंट फेसेज टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलनेक इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज द इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन होती क्या है? इन्फ्लेशन है कि महंगी हो गई। सबसे सिंपल सी जो आप याद रखोगे कि प्राइसेज ऑफ गुड्स ज़्यादा हो गई। वाई प्राइसेज ज़्यादा हो गई? प्राइसेज गुड्स होने के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब क्या हुआ कि मार्केट में आपको मनी ज़्यादा हो गई, मतलब मनी, पैसे ज़्यादा हो गए मार्केट में, और परचेजिंग पावर जो है सो घट गई। परचेजिंग पावर ऑफ मनी मतलब वैल्यू है ना? परचेजिंग पावर ऑफ, ज़्यादा पैसा दे करके आपको कम चीज़ें लेनी पड़ रही है। सो परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है सो कम हो गई। तो ये होता है इन्फ्लेशन। नाउ अब गवर्नमेंट फेसेज बोल रहा है कि गवर्नमेंट फेसेज अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलनेक इन्फ्लेशन। सरकार जो है सो बहुत ज़्यादा कठिन सामना करना पड़ रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही है ना? द सिचुएशन इज ड्यू टू डिफिशियंसीज एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी सच एज द सप्लाई बॉटलनेक। तो प्राइस बढ़ने का, तो देखो इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? मनी सप्लाई बढ़ने के कारण। मतलब आपके पास मनी, पैसा ज़्यादा है या प्राइस ज़्यादा है। तो ना प्राइस क्यों ज़्यादा हो सकता है? अब इसको लिंक कीजिए कि प्राइस ज़्यादा होती है जब आपकी जो डिमांड है, मान लीजिए कि 500 चीज़ों की डिमांड है और 300 चीज़ें हैं मार्केट में, तो उस 300 की प्राइस तो बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। दैट्स मीन्स सप्लाई अगर कम हो गई तो, है ना? या अगर है भी बट अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? महंगा बढ़ जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि इन्फ्लेशन जो है से गवर्नमेंट फेस कर रही है। गवर्नमेंट को बहुत ही इसको सॉल्व करने में, निपटाने में कठिन समय का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? बिकॉज देयर इज सम इकोनॉमी में कुछ सप्लाई बॉटलनेक्स है और इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना? ये सारी चीज़ें सब जगह पहुंच नहीं पाती है, तो इसके कारण उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो दैट्स अ इन्फ्लेशन। तो दोनों आपको सही है, ये एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? ठीक है, लाइकेन जो होता है वो सेंसिटिव है एयर पॉल्यूशन के। सल्फर डाइऑक्साइड जनरली मतलब वो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, तो आंसर इज अ लाइकेन। मॉस भी थोड़ी बहुत होती है बट लाइकेन इज द आंसर। ठीक है ना? ये देखो लाइकेन का डायग्राम है ना? हैविली पॉल्यूटेड होगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना? थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी, जैसे स्मॉल पॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा पॉल्यूशन होगा तो इस कलर का हो गया। बिना क्लीन एयर में ऐसा है, फिर स्मॉल पॉल्यूशन हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा। और अगर हैविली पॉल्यूटेड होगा सल्फर डाइऑक्साइड का तो ये होगा। मेनली सल्फर डाइऑक्साइड का ये इंडिकेटर है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स का है। तो गोवा का फॉर्मेशन कब हुआ था? इट्स 1987। गोवा की फॉर्मेशन जो थी, स्टेट बनी थी 1987 में, गोवा स्टेट 25। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें, है ना, 25वां स्टेट था। देन आपको अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो वो आपको 29th स्टेट था, ये सबको पता है, 2014। झारखंड 2001 में बनी थी, 2000 ईस्वी में बेसिकली बनी थी, 15 नवंबर 2000 से इफेक्टिव हुआ था उस समय से, ये 28वां था। और जो हरियाणा है वो 1966 में बनी थी, सबसे पहले 1966 में। हाँ, तो ये 1966 हो जाएगी पहले, फिर गोवा हो जाएगी, सो 4 हो जाएगी, देन 1 हो जाएगी, तो आंसर इज बी। आप देख सकते हो इसमें आंध्र प्रदेश 1953, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर ऐसे करके तेलंगाना 29th स्टेट। ठीक है। द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह धरसाना साल्ट वर्क। कौन फॉरेन विदेशी पत्रकार था जिसने धरसाना साल्ट पर जो सत्याग्रह हो रही थी उसके बारे में बताया था? तो दैट्स हेज अ वेव मिलर। वेव मिलर ने धरसाना साल्ट वर्क के बारे में बताया था और लोगों को पता चला था कि वहाँ पे क्या हुआ था कि अनआर्म्ड इंडियन को
बहुत मारा गया था और उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो वो रिपोर्ट जो है सो मिलर्स ने दी थी, जिस रिपोर्ट के आस पे वर्ल्ड की ओपिनियन जो है सो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया के बारे में पता चली है ना, एक्सप्लेनेशन। अगला है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाई जाती है। तो वर्ल्ड ओजोन डे कितनी बार पूछ चुका है ना। तो ये 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाई जाती है। और इसके बाद आप याद रखिए कि जैसे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाई जाती है ना, मार्टिस डे। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाई जाती है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाई जाती है। तो ये सब तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए। बट 16 दिसंबर को आपको वर्ल्ड ओजोन डे, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि इसमें बर्थ रेट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है बर्थ रेट के बारे में। सो बर्थ रेट को नेटेलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइव ह्यूमन बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन में 1000 आदमी पे कितनी बर्थ हो रही है। सो दैट्स अ बर्थ रेट एक गिवन पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में। नाउ ये बच्चे जन्म जो ले रहे हैं, जन्म दर जो है उसको कम, उसमें क्या है कि अर्बनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। बिल्कुल, अर्बनाइजेशन में, शहरों में बर्थ रेट लोग जागरूक हैं तो बर्थ रेट कम है, गांव में ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल से अर्बनाइजेशन जो है, नगरीकरण जो है सो इसको कम करता है। तो ये भी ये आपका सही है। हाई लिटरेसी रेट इज रिलेटेड टू द लो बर्थ रेट। जहां पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहां पॉपुलेशन कम है। यू कैन सी द एग्जाम्पल केरला, है ना। लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो वहां पे बर्थ रेट कम है। तो दिस दोनों सही है आपकी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टैब्लिशन एंड वेलफेयर बिल 2021, ये बिल उस समय न्यूज में थी इसलिए ये क्वेश्चन आई थी। द विल एम टू ब्रिंग द बर्थ रेट डाउन टू 2.1 पर 1000 पॉपुलेशन बाई 2026 और एट प्रेजेंट द फर्टिलिटी रेट इन स्टेट इज 2.7 पर 1000। मतलब उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट क्या है, ये क्वेश्चन है। और इसमें क्या था कि इस बिल में क्या लिखा था कि 2026 तक हम टोटल फर्टिलिटी रेट, हम लोग पिछले क्लास में बात किया था टीएफआर क्या होता है, ठीक है। तो बर्थ रेट इसमें डाउन करने की, सॉरी इसमें बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, तो बर्थ रेट को हम 2.1 से कर देंगे डाउन टू 2.1 पर 1000, ठीक है। वही हो गया, फर्टिलिटी रेट ही हो गई, है ना। तो ये इन्होंने कहा था, ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने कहा था कि 2026 तक, है ना, हम इसको फर्टिलिटी रेट जो है सो 2.1 ले के आ जाएंगे, फर्टिलिटी रेट, ठीक है। सो फर्टिलिटी रेट जो है सो 2.1 तक ले आएंगे और 1.9 ले आएंगे बाई 2030, इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि अभी के समय में क्या स्थिति है। तो उत्तर, अगर मान लीजिए कि हमारी NFHS 5 हुई थी, है ना, सर्वे जो 5 हुई थी, ये आपको 2020 से 21 में, उसमें अगर इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, है ना, तो अर्बन में 1.9 था, नो इट्स 1.6, अर्बन में 1.6, रूरल में 2.1 एंड टोटल फर्टिलिटी रेट जो था वो 2 था। ये इंडिया की बात है ना, पूरे इंडिया की। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अर्बन में 1.9 है, रूरल में आपको 2.5 है और टोटल 2.4 है ना, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का अभी का आप याद रखिए। ये 2015-16 में जो 2015-16 में जो NFHS 5 हुई थी, NFHS 5 हुई थी उसकी डाटा है, तो उसके अनुसार से ये है, ठीक है। तो ये बर्थ रेट वगैरह दिया था, इस कारण से इसमें इसको जो है सो कन्फ्यूजन में डाल दिया गया था और इसकी कोई आंसर नहीं लिखी गई थी। नॉट इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखें बस। अगला क्वेश्चन है कि कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं और कहाँ से ली गई है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट कहाँ से ली गई हुई है, सो फंडामेंटल राइट कहाँ से ली गई हुई है, तो ये तो आपको पता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल सिस्टम एंड फंडामेंटल राइट दी हुई है, तो USA, दिस इज द राइट आंसर। देन DPSP कहाँ से ली गई, ये आपको पता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ये भी सही है। देन दो चीज़ें और है कि रेसिड्यूअल पावर ऑफ सेंटर, ये कहाँ से लिया गया है, तो रेसिड्यूअल पावर ऑफ सेंटर की कहाँ से ली गई है। और इसमें आपसे क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है क्या, और इमरजेंसी पावर कहाँ से ली गई हुई है। तो ये दो क्वेश्चन है। इमरजेंसी प्रोविजन जो है सो वो जर्मनी से ली गए, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये तो बिल्कुल सही है। बट रेसिड्यूअल पावर जो है वो कनाडा से ली गई हुई है, सो कनाडा से रेसिड्यूअल पावर ली हुई है। अगर आप बोलोगे ऑस्ट्रेलियन से क्या लिए हुए, तो दैट्स अ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन में सब लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कुछ मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी है और उसकी हेडक्वार्टर है, तो आप एक बार देख लेना। जैसे ONGC की, ये ONGC है, ONGC की हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। देन नाल्को की जो है, नाल्को है ना इसमें, हाँ, नेशनल मिनरल, नहीं नो दिस वन, नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इट्स भुवनेश्वर, ठीक है।
और NMDC जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो है सो हैदराबाद है, और MECL जो है उसका नागपुर है। तो ये तो बस आप याद ही रख सकते हो, दूसरा कुछ इसका ऑप्शन नहीं है, सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि G7 के बारे में, 2021 में जो G7 हुई थी उसके बारे में पूछ रहा है कि G7 जो है सो किसने चेयर किया था, किसको इनवाइट किया गया था। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अब G20 पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका उस समय जो आंसर था उसको छोड़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि अभी क्या स्थिति है G7 की। तो 49th G7 समिट 2023 में, जो कि जापान में होने वाली है। तो आप ये याद रखिए, G7 समिट जो हुई है जापान में हुई है, 49 थी। तो यू कैन रिमेंबर द मेंबर्स कौन कौन है। जैसे G7 में है जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान, है ना। G8 में रसिया भी आ जाता है, और G20 में ये तो G7 वाले सारे हैं, रशिया भी है, और उसके अलावा अपना प्यारा भारत है, साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरबिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, तुर्की, साउथ कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अभी बहुत सारी ऐड हुई हैं, तो उसको भी आपको याद रखना है ना। और ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी अब आने वाली है 24 में, ये भी याद रखना। इससे पहले इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी थी, तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और अभी 2023 में भारत की थी, तो 22, 23, 24 की याद रखेंगे। इसके बाद अफ्रीकन यूनियन इसमें ऐड हुआ है, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वो क्या करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, बहुत बार पढ़े हो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है 1921 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसकी जो सबसे पहले मेंशन अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसके बारे में लिखा हुआ था, और इंट्रोड्यूस हुआ था 1921 में, है ना। और इसकी जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयरमैन जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इसकी चेयरमैन की जाती हैं। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और ये सारी चीज़ें देखते हैं। रिपोर्ट जितनी भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देती हैं वो रिपोर्ट को देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग का जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट पे है, मिनिस्ट्रीज की जितनी भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं उस पर भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सलेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व। तो फर्स्ट तो आपको जानना होगा कि अर्बनाइजेशन कर्व होता क्या है। सो अर्बनाइजेशन कर्व से पहले आप जानिए कि अर्बनाइजेशन क्या होता है। तो अर्बनाइजेशन जो होता है कि जैसे कि वो एक प्रोसेस है जिसमें कि लोग रूरल एरिया से ले जाती है अर्बन एरिया में, ठीक है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, लाइफ स्टाइल, बेटर लाइफ स्टाइल, या कुछ पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, ये सब भी होती है माइग्रेशन की, तो हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसकी जो डायग्राम होती है बेसिकली ये वो ऐसा होता है ना। सो दिस इज द डाइट, सो दिस वन इज द इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज या उसको फर्स्ट स्टेज बोलेंगे। देन सेकेंड वन जो होता है, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ तक है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सलेशन, मतलब अचानक से बढ़ गया, है ना। और फिर एक समय आता है टर्मिनल स्टेज, है ना। तो टर्मिनल स्टेज होती है, तो ये पूछ रहा है कि एक्सलेशन स्टेज का कहाँ पे अचानक से बढ़ जाता है, तो सेकेंड स्टेज जो होती है वो एक्सलेशन स्टेज होती है। उसके बाद टर्मिनल हो जाती है, उसके बाद तो फिर लौटने लगते हैं लोग, फिर सेचुरेट कर जाती है ना। पहले धीरे धीरे बढ़ा, पहले बहुत कम होती थी, पहले बहुत कम माइग्रेशन होती थी, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा होने लगी, फिर धीरे धीरे सेचुरेट कर गया। आप कोविड के समय में देखिए लोग तो बैक कर रहे थे, है ना। ये आपको कर्व है ना। ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द 2021 का फर्स्ट पार्ट है, और इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। दिस इज द कोटेशन ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे। इट्स अ आई नेवर लूज, ईदर आई विन और लर्न। आप हारते कभी नहीं हो, या तो आप जीतते हो या सीखते हो, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू ऑल, एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। एंड ओके, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।